नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं एक अनोखे बिज़नेस मॉडल की और ये जो अनोखा बिज़नेस मॉडल है, ये एक प्लेटफ़ॉर्म कंपनी का बिज़नेस मॉडल है और कंपनी का नाम है कार ट्रेड टेक लिमिटेड। और इस कंपनी के बिज़नेस मॉडल के अध्ययन करने का अनुरोध हमें सुदेश पटेल जी से प्राप्त हुआ है। तो हमेशा की तरह पहले शुरुआत करते हैं कंपनी के इतिहास से। देखिए, कंपनी का इतिहास बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इस कंपनी की शुरुआत वैसे एक फास्टनर या नट बोल्ट वाले बनाने वाली कंपनी के रूप में हुआ और इसने अपने कई स्वरूप बदले और आज का स्वरूप किस प्रकार से आया वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो 2000 में इस कंपनी की स्थापना हुई, सन 2000 में। उस समय इस कंपनी का नाम केमो फास्टनर्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड था, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। जुलाई 2009 में इस कंपनी का नाम बदलकर एम एक्स सी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड यानी मोटर एक्सचेंज एम एक्स सी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया। और अक्टूबर 2009 में यानी उसी साल जो है, जो इस कंपनी के कर्ता धर्ता हैं, अभी जो कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और कुछ अन्य व्यक्तियों ने ये जो एम एक्स सी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड है, इसमें इक्विटी स्टेक लिया और इस कंपनी का नाम बदलकर कार ट्रेड टेक प्राइवेट लिमिटेड कर दिया। यानी 2009 तक कंपनी प्राइवेट लिमिटेड थी। फिर इसके बाद 2021 में इस कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बदल दिया गया और 2021 में ही इस कंपनी का आईपीओ आया। आईपीओ 1618 1618 रुपये में आईपीओ आया और अब इसका भाव जो है लगभग 2800 रुपये है। 5 साल में कंपनी ने कई उतार चढ़ाव देके एक बार पीक पर गया, उसके बाद अभी पिछले 2-3 महीनों में ये लगभग 1600-1700 रुपये हो गया और फिर अब इसने ये 2800 रुपये का भाव प्राप्त किया है। तो 5 साल में इस कंपनी ने लगभग 12% पर एनम की दर से CAGR जो रिटर्न दिया है। इसके बाद ये जो कंपनी है, इसके जो कर्ता धर्ता जैसे मैंने बताया विनय विनोद सांघी, तो ये कंपनी के मैनेजिंग चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। इन्होंने कंपनी को इनऑर्गेनिकली काफ़ी ग्रो किया। इनऑर्गेनिकली ग्रोथ करने का मतलब ये कंपनी का जो ग्रोथ है वो खुद अपने अंदर से नहीं हो रही है, यानी अपने इंटरनल रिसोर्सेज के थ्रू अपने कैपेबिलिटी बढ़ाकर नहीं हो रही है, बल्कि दूसरी कंपनीज को एक्वायर करके हो रही है। तो इनऑर्गेनिकली इन्होंने इस कंपनी ने काफ़ी सारा अपने आप को काफ़ी सारी कंपनीज को एक्वायर किया और काफ़ी अपनी कंपनीज को ग्रो किया और ये सारी जो टोटल कंपनी है ये अब कार ट्रेड टेक कंपनी में बदल गई है। तो ये क्या क्या कंपनी है, क्या क्या इनके सेगमेंट्स हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो बिजनेस जो इनका है, ये जैसे मैंने बताया एक प्लेटफॉर्म कंपनी का बिजनेस है और ये एक डिजिटल मार्केट प्लेस है। अब डिजिटल मार्केट प्लेस का मतलब क्या? वो जैसे अमेजन हुआ या फ्लिपकार्ट हुआ या कोई और इस तरह की जो कंपनीज होती हैं, वो एक आपको डिजिटली प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। यानी एक वो वेबसाइट प्रोवाइड करती है जहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स आते हैं और वो मिलते हैं। तो देखिए, जो प्लेटफॉर्म कंपनी होती है इसकी एक खास बात होती है और यही बात आपको इस कंपनी के बारे में या किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म कंपनी के बारे में समझनी है। आपने क्या किया, आपने एक वेबसाइट क्रिएट की। अब वेबसाइट क्रिएट करेंगे तो आपको बहुत सारे जो है डेवलपर चाहिए, उसके बाद आपको स्पेस चाहिए, यानी कि जो जहाँ पर ये वेबसाइट जो है होस्ट होगी, और कुछ रनिंग एक्सपेंसेस चाहिए। तो इसका जो शुरुआत का जो खर्चा होता है यानी फिक्स कॉस्ट जो इसकी होती है एक बार वेबसाइट बनाने की, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन इसकी जो मेंटेनेंस और रनिंग कॉस्ट होती है ना, वो कंपैरेटिवली काफ़ी कम होती है। अब यही बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे आपने फिक्स कॉस्ट आपने एक बार प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया, अब इस पे जितने ज़्यादा लोग आएंगे और जितनी ज़्यादा इसके ऊपर ट्रेड करेंगे, ट्रेड करने का मतलब ये कोई बाइंग या सेलिंग होगी। जैसे NSE का प्लेटफॉर्म है, अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म NSE का देखा जाए या BSE का देखा जाए, तो NSE का जो प्लेटफॉर्म है उन्होंने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया। अब आप बाइंग सेलिंग करो, जितनी बाइंग सेलिंग आप करोगे उतनी हमारी रेवेन्यू बढ़ती जाएगी, क्योंकि बाइंग सेलिंग जो होती है वो तो पर जो ट्रांजैक्शन पे होती है, उस जो ये चार्ज करते हैं वो तो पर ट्रांजैक्शन चार्ज करते हैं। लेकिन उसके कंपैरिजन में जो आपकी उसकी कंपैरिजन में जो आपके रनिंग कॉस्ट है ना, उस वेबसाइट को रन करने की कॉस्ट या मेंटेन करने की कॉस्ट वो उतनी नहीं होती। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि फिक्स कॉस्ट जो होती है वो वो तो एक काफ़ी सिग्निफिकेंट होती है, लेकिन उसकी जो रनिंग कॉस्ट होती है ना, वो काफ़ी कम होती है। और यही प्लेटफॉर्म बिजनेस का खास बात है। अगर वो ट्रैफिक ले आते हैं, यानी कि काफ़ी सारे ट्रांजेक्शन
उस प्लेटफॉर्म पे हो जाते हैं, तो आप ये समझ लीजिए वो एक बहुत हाई मार्जिन बिजनेस हो जाता है। और ये एस्पेक्ट हम आगे भी डिस्कस करेंगे, स्पेशली इस कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में। अब बात करते हैं कि इनके कौन कौन से बिजनेस सेगमेंट है। तो ये इनके तीन बिजनेस सेगमेंट है। जो पहला बिजनेस सेगमेंट है वो डायरेक्टली डील करता है कंज्यूमर से, आपके और हमारे जैसे जो कस्टमर्स हैं उनसे डील करता है। और जो दूसरा सेगमेंट है वो बी टू बी प्लेटफॉर्म है। एक देखिए, प्लेटफॉर्म कंपनी है तो सारे इनके डिजिटल प्लेटफॉर्म ही है। तो एक टाइप का जो इनका काम है वो आपके और हमारे जैसे ग्राहकों से इंटरेक्ट करना है। दूसरा जो सेकंड टाइप का प्लेटफॉर्म है वो बी टू बी है, यानी वहाँ पर जो बिजनेस टू बिजनेस है, वहाँ पर जो ग्राहक है ना वो भी बिजनेस वाले हैं। और जो तीसरा है वो आपका सबका जाना माना प्लेटफॉर्म है, वो है ओ एल एक्स। तो ओ एल एक्स भी ये जो कार ट्रेड टेक है इन्होंने एक्वायर किया था, तो अब इनका प्लेटफॉर्म ये बन गया है। अब एक एक करके समझते हैं कि आखिर ये क्या करते हैं, किस प्रकार से रेवेन्यू जनरेट करते हैं, और इनके जो सेगमेंट्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, पहला जो कंज्यूमर ग्रुप वाला सेगमेंट है, इसमें इनके बेसिकली दो सेगमेंट है और दो प्लेटफॉर्म है, ये कहें या दो वेबसाइट्स हैं। और ये जो वेबसाइट है उनका नाम है कार वाले और बाइक वाले। अब ये कार वाले और बाइक वाले का बिजनेस बिल्कुल सेम है। कार वाले में सिर्फ कार से डील होती है, कार खरीदी है बेची जाती है, और जो बाइक वाले हैं उसमें बाइक्स खरीदी या बेची जाती है। इसके अलावा इनका एक प्लेटफॉर्म और है, वो है कार वाले एब श्योर। अब ये क्या है उसको एक बार, ये जो दो सेगमेंट हम डिस्कस कर लेते हैं उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो कार वाले और बाइक वाले में आप कार या बाइक जो है ना वो ओल्ड और न्यू दोनों परचेज कर सकते हैं। पुरानी भी परचेज कर सकते हैं और नई भी परचेज कर सकते हैं। अब क्या होता है, इसमें बेचने वाले कौन है, तो या तो कंपनीज होंगी डायरेक्ट। तो कंपनीज में कौन सी, जैसे मारुति सुजुकी हुई, वो अपनी कार को आगे प्रमोट करना चाहेगी, ठीक है, या हुंडई हुई या कोई किया मोटर्स, मतलब जितनी तरह की कार कंपनीज हैं वो इनके वहाँ पर लिस्टिंग कराती है, इनके वेबसाइट पर लिस्टिंग कराती है। दूसरा डीलर हुआ, भाई मैं एक कार का डीलर हूँ या मैं बाइक का डीलर हूँ, तो मैं भी ये चाहूँगा कि मेरी जो है वो बाइक बिके, तो वो भी अपनी अपनी लिस्टिंग कराती है। अब होता ये है कि ढूंढते ढूंढते ग्राहक को जैसे कोई कार या बाइक चाहिए, तो ग्राहक ये सर्च करेगा कि भाई मुंबई में सबसे या अहमदाबाद में सबसे सस्ती कार कहाँ मिलेगी। तो जब वो ये सर्च करता है तो जो गूगल है वो ट्रैफिक जो है इनकी तरफ डाइवर्ट करता है। इसके अलावा इनका खुद का भी सर्च इंजन है। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ, जैसे गूगल ने इनकी बाइक इनकी साइट के ऊपर आपको डाइवर्ट कर दिया। अब जब डाइवर्ट करेंगे तो आप देखेंगे, आप कंपेयर करेंगे, तो इनकी जो साइट है ना वो आपको कई तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। और अगर उस साइट को ये लगता है, मतलब अंदर जो उसकी जो जो प्रोग्राम बना हुआ है उसके थ्रू वो ये जज करते हैं कि भाई ये जो कस्टमर है ना ये बहुत इंटरेस्टेड है, बार बार आ रहा है, कई पैरामीटर के थ्रू वो ये जानते हैं कि भाई ये ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ये खरीदने वाला है, मोबाइल नंबर भी दे रहा है सब। तो वो जो लीड है ना ये अपने डीलर्स को, मतलब कार वाले या कार का डीलर या बाइक का डीलर, उसको वो लीड लीड का मतलब आपका जो फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर या आपके बारे में इंफॉर्मेशन उसको पास ऑन कर देते हैं। अब अगर वो लीड पास ऑन होने के बाद जब वो ट्रांजैक्शन हो जाता है तो ये फाइनेंस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं और कई अन्य तरह की फैसिलिटीज़ भी अपने ग्राहक को या और डीलर दोनों को प्रोवाइड करते हैं। अब ये किस प्रकार से रेवेन्यू जनरेट करते हैं, दो या तीन तरीके से रेवेन्यू जनरेट करते हैं। पहली बात तो जो लिस्टिंग है, भाई कोई डीलर है वो ये कहेगा भाई मेरे को मेरे जो ट्रैफिक आए वो मेरी तरफ डाइवर्ट करो ना। मतलब मैं अगर एक क्लाइंट हूँ, मैं सर्च कर रहा हूँ कि मुंबई में या अहमदाबाद में सबसे अच्छी कार कहाँ मिलेगी, तो मेरे बारे में जानकारी पहले मुझे दो, मतलब ग्राहक के बारे में जानकारी पहले उस पर्टिकुलर डीलर को दो जो लिस्टेड है। तो उस लिस्टिंग की फीस लेते हैं। इसके बाद ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है तो वो ट्रांजैक्शन के में बीच में कमीशन लेते हैं, डीलर से कमीशन लेते हैं। तीसरी बात ये, अगर आपको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, ग्राहक को फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है कार या बाइक के लिए, तो इनका बैंकों से टाई अप है। तो बैंकों के थ्रू ये टाई अप जब करवाते हैं और उसको लोन की फैसिलिटी दिलवाते हैं ग्राहक को, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर भी ये कट लेते हैं, कमीशन लेते हैं, किससे, बैंक से। तो ये दो या तीन तरीके के इनके मॉडल हैं रेवेन्यू जनरेट करने का तरीका है। अब इनका एक और जो जो एक प्लेटफॉर्म है जो रिसेंटली इन्होंने शुरू किया है वो है
कार वाले एबश्योर। एबश्योर का मतलब क्या हुआ? तो एबश्योर का मतलब ये है कि जैसे मारुति ट्रू वैल्यू, मारुति ट्रू वैल्यू क्या करती है, पुरानी कारें होती है उसको क्वालिटी उसकी चेक करती है, उसको थोड़ा बहुत रिफर्बिश करती है, रिफर्बिश करने के बाद वो जो है ना क्वालिटी चेक करके बताती है कि भाई ये वाली जो यूज्ड कार है ना, ये हमारे इतनी इतनी क्वालिटी चेक से गुजर चुकी है और ये हमारे से सर्टिफाइड, जैसे वो कहते हैं ना अमेजन फुलफिल्ड जिसको बोलते हैं। अमेजन फुलफिल्ड का मतलब ये है कि हाँ हमने ये चेक कर लिया, ये वाली चीज़ अच्छी है, तो इनके 45 कोई क्वालिटी चेक ये करते हैं पुरानी कारों में, और आपको ये कहते हैं कि भाई ये जो कार है ना ये क्वालिटी वाली कार है, तो आपको किसी प्रकार का धोखा नहीं होगा, आप हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो। तो जो एबश्योर है उसमें इनका ये जो कमीशन होता है थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि क्वालिटी चेक वगैरह जो होता है उसके लिए अलग से ये चार्ज कर लेते हैं। तो ये रहा कंज्यूमर फेसिंग जो इनका बिजनेस है, जिसमें कार वाले, बाइक वाले और ये जो कार वाले एबश्योर वाला प्लेटफॉर्म है। अब जो दूसरा प्लेटफॉर्म है उसको ये रीमार्केटिंग ग्रुप बोलते हैं, ये बी टू बी प्लेटफॉर्म है। रीमार्केटिंग का मतलब क्या हुआ? रीमार्केटिंग का मतलब ये हुआ कि जो पुरानी गाड़ियां जो है ना, पुरानी गाड़ियां या ओल्ड इन्वेंट्री किसी डीलर के पास रह गई, उसको ये बल्क में सेल करते हैं, किसके? ऑक्शन के थ्रू। अब ऑक्शन में इनके 3 प्लेटफॉर्म है। पहला जो प्लेटफॉर्म है वह श्रीराम ऑटोमॉल, ये भी इन्होंने एक्वायर किया था, श्रीराम ऑटोमॉल। और ऑटोमॉल क्या करता है? ये कार हुआ, टू और थ्री व्हीलर्स हुए, कार्स हुई, कमर्शियल व्हीकल हुआ, फार्म इक्विपमेंट हुआ, या कंस्ट्रक्शन मशीनरी हुई, या स्क्रैप वाली मशीनरी हुई, उसको बल्क में खरीद के बल्क में डीलर्स को बेचते। भाई स्क्रैप डीलर भी तो जैसे कार में है, एक्सीडेंट हो गया किसी कार का, अब इंश्योरेंस कंपनी है, वो इंश्योरेंस कंपनी वो के लिए तो कबाड़ा हो गई। अब इंश्योरेंस कंपनी क्या है कि उसको अपने पास रखना नहीं चाहिए, वो किसी न किसी को तो बेचेगी ना। तो वो क्या करती है, इस प्लेटफॉर्म का इंश्योरेंस कंपनी इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करती है। कौन सा? श्रीराम ऑटोमॉल का। और वो जो ऑटोमॉल है वो क्या करती है कि वो उनका एक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के मॉडल है, फिजिटल मॉडल है, फिजिकल प्लस डिजिटल मॉडल है। अब उस प्लेटफॉर्म पर ये ऑक्शन करती है। अब जिसको चाहिए स्क्रैप, किसको चाहिए? स्क्रैप डीलर को चाहिए, कबाड़ी को चाहिए। पुरानी गाड़ियां किसको चाहिए? कोई पुरानी गाड़ियों का डीलर होगा तो उनको चाहिए। फार्म इक्विपमेंट हुआ, तो हर तरह की चीज़ की वैल्यू है। तो ये बेसिकली ये जो श्रीराम ऑटोमॉल के थ्रू ये जो है एक ऑक्शन प्लेटफॉर्म के थ्रू ये जो पुरानी गाड़ियां जो हैं उनको भी, पुरानी गाड़ियां टू व्हीलर थ्री व्हीलर जैसे मैंने बताया और कई तरह की अन्य चीज़ें जो है ना वो ऑक्शन प्लेटफॉर्म, ये श्रीराम ऑटोमॉल के ऑक्शन प्लेटफॉर्म के थ्रू बेचते हैं। अब इसमें जो सेलर है ना वो कौन कौन से? देखिए बैंक हो सकता है, किसी ने कार का लोन लिया, कार लिए चुकाई नहीं तो बैंक ने ले लिया, एनबीएफसी हुआ, बैंक हुआ, इंश्योरेंस कंपनीज हुई। तो इस तरह की जो कंपनीज होती है ना वो इसमें बेसिकली सेलर होती है, क्योंकि वो अपने पास गाड़ियां रखना नहीं चाहती। उनको तो जल्दी जल्दी अपना माल जो है ना, मतलब उनका काम ये है नहीं ना। इंश्योरेंस कंपनी, बैंक या जो एनबीएफसी उनका काम फाइनेंस करना है। और ये जो रिकवरी वाली जो गाड़ियां हुई, किसी भी तरह उनके माथे जो कुछ आ गई तो वो जल्दी जल्दी उसे छुटकारा पाना चाहते हैं, कैश जनरेट करना चाहते हैं, तो वो ये रीमार्केटिंग जो प्लेटफॉर्म है श्रीराम ऑटोमॉल उसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो है इनका प्लेटफॉर्म इसी बी टू बी में है, वो कार ट्रेड एक्सचेंज। अब कार ट्रेड एक्सचेंज जो है ना ये बेसिकली डीलर टू डीलर प्लेटफॉर्म है। अब क्या मतलब डीलर टू डीलर प्लेटफॉर्म का? तो देखिए, आपके पास एक पुरानी गाड़ी है, अब आप डीलर के पास गए, ठीक है, नई गाड़ी खरीदने के लिए कार डीलर के पास गए। अब कार डीलर आपको कहता है कि ठीक है नई गाड़ी मैं आपको दे दूंगा, ले जाओ आप। तो आप ही पहले ये सोचते हैं यार इस पुरानी गाड़ी का क्या करूंगा मैं। तो उसको उस चीज़ को इंसेंटिवाइज इनकरेज करने के लिए, नई गाड़ी परचेज करने के लिए, उस ग्राहक को एनकरेज करने के लिए वो स्कीम देते हैं। क्या? ये गाड़ी हमें दे दो पुरानी वाली और इसके बदले में इतनी हम छूट दे देंगे, और ये वाली जो गाड़ी है ना नई गाड़ी आप ले जाओ। तो उनकी सेल हो गई और आपकी जो ये पुरानी गाड़ी से छुटकारा मिल गया। आप कहाँ रीसेल करते रहोगे? तो कार के बदले में कार आपको मिल गई। तो एक सुविधाजनक अरेंजमेंट है। अब होता क्या है, अब डीलर के पास वो पुरानी गाड़ी आ गई, नई गाड़ी तो आपको दे दी, तो सेल हो गई, एक प्रॉफिट तो वहां से कमा लिया। पुरानी गाड़ी का क्या करें? तो पुरानी गाड़ी को ये जो कार ट्रेड एक्सचेंज है ना इसके थ्रू वो बेच देता है, तो थोड़ा सा कमीशन वहां से मिल जाता है। किसको? डीलर को। और इस बेचने के लिए जब इसके थ्रू बेचता है कार ट्रेड एक्सचेंज के थ्रू, तो कार ट्रेड एक्सचेंज को कुछ मुनाफा होता है, मतलब डीलर को भी मुनाफा, वो डीलर ने मुनाफा आपसे लिया क्योंकि आपसे पुरानी गाड़ी कम रेट में ली, हायर रेट में बेची। तो वो तो उसका डीलर का मुनाफा हो गया। कार ट्रेड एक्सचेंज का मुनाफा क्या हुआ? जब आपने ट्रेड किया उसके ऊपर, तो वहां से उसको कमीशन आया। तो वो एक उसकी हो गई कमाई कार ट्रेड एक्सचेंज वाली। इसके अलावा लिस्टिंग की कमाई, मतलब आप अपने गाड़ी अपने जो ऑक्शन करोगे, चाहे श्रीराम ऑटोमोबाइल में करो या कार ट्रेड एक्सचेंज में करोगे, तो अपना
दोगे ना कि भाई मेरे को ये गाड़ी बेचनी है, तो जैसे आप ये विज्ञापन टाइप दिया तो वहाँ पे ये चार्ज करते हैं, एडवर्टाइजमेंट के चार्ज करते हैं। तो ये 2-3 तरीके इनके रेवेन्यू की स्ट्रीम है। एक इनका और जो है वो है एड्रॉइड ऑटो। अभी एड्रॉइड ऑटो जो है ये क्या करता है, कार वेरिफिकेशन है और वैल्यूएशन है। अब क्या है कार वेरिफिकेशन का मतलब ये कि भाई इसकी आखिर कितनी कीमत होनी चाहिए, आरसी वारसी सही है कि नहीं। ठीक है, एक जगह प्रोवाइड कर देते हैं यहाँ पर हम, जैसे किसी अनफॉर्चुनेटली कोई एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट के बाद बिल्कुल कार डैमेज होगी, कार डैमेज होने के बाद वो बिकने के लिए आई, तो पहली बात तो आप वहाँ पे किसी जगह खड़ा तो करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी खुद के ऑफिस में तो खड़ा करती नहीं है, तो कहीं ना कहीं खड़ा करेगी, तो खड़ा करने के लिए जो है वहाँ पे ले जाके इनके ये एड्रॉइड ऑटो वाली जो जगह है वहाँ ले जाके खड़ा कर देते हैं। खड़ा करने के बाद उसकी इंस्पेक्शन होती है, उसकी वैल्यूएशन होती है। ठीक है, तो उसके बाद ये पता लगाया जाता है भाई इस रेट में ये बिक सकती है, फिर वो ऑक्शन में जाती है, मिनिमम इस रेट में बिकनी है, फिर वो ऑक्शन में जाती है। तो ये सारी सर्विसेज जो होती है ना, तो उनके ये पैसे लेते हैं ऑटोएट ऑटो में। तो ये B2B प्लेटफॉर्म हुआ, कौन कौन से, श्रीराम ऑटो मॉल हुआ, कार ट्रेड एक्सचेंज हुआ और एंड्रॉइड ऑटो हुआ। तो ये इनका B2B प्लेटफॉर्म है। तीसरा जो प्लेटफॉर्म है उसके बारे में आप सब लोग जानते हैं, वो है OLX इंडिया। तो ये क्या है, क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट के लिए छोटे छोटे एडवर्टीजमेंट आप दे दीजिए और उसके थ्रू बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। अब यहाँ पर इनका क्या है, मोनेटाइजेशन हुआ नहीं, मतलब बाइंग एंड सेलिंग अगर आप OLX पे कर रहे हैं, आप जैसे कर रहे हैं किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, तो आप तो फ्री एड देते हैं। अब मान लीजिए आपका ट्रांजेक्शन हो भी गया तो भी उससे कोई कमीशन ये चार्ज नहीं करते, क्योंकि अभी तक इन्होंने मोनेटाइज उसको किया नहीं। ठीक है, तो इनकी जो कमाई होती है OLX से, वो केवल दो रूप में होती है। पहली बात लिस्टिंग की, लिस्टिंग, तो लिस्टिंग क्या हुआ, भाई मैं जो है मेरे को लगातार गाड़ियां बेचनी है या इलेक्ट्रॉनिक्स बेचना है या मेरे को रियल एस्टेट बेचना है, कोई मैं रियल एस्टेट का बड़ा जो है वो मतलब मैं बिल्डर हूँ, तो मैं OLX पे अपनी इन्वेंट्री डाल दूँ। इन्वेंट्री का मतलब जो वो मकान जो आपको बेचने वो अब मैं डाल दूंगा, और वो डालने के बाद अगर कोई व्यक्ति, जब मैं डालूंगा तो मेरे को पहली जगह मिले, मतलब मेरे को प्रायोरिटी से मेरा जो विज्ञापन है या जो मेरा माल है वो दिखाया जाए, तो उसके उसको बोलते हैं लिस्टिंग। तो वो जो है प्रायोरिटी लिस्टिंग के लिए पैसे लेते हैं। फिर वो एड्स, तो एड्स जो उसके ऊपर रन होते हैं OLX के ऊपर, तो इन दो सोर्सेस से OLX से इनकी कमाई होती है। अब देखिए इस मॉडल की खास बात है, मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहली चीज ये एसेट लाइट मॉडल है। एसेट लाइट मॉडल का मतलब ये, मेरे पास कोई मशीनरी नहीं है, मेरे पास कोई कारें नहीं है, मेरे पास कोई भारी भरकम जो फैक्ट्री नहीं है, मेरे पास कोई ऐसा टेंशन नहीं है कि लेबर की टेंशन, इसकी टेंशन। एक मैंने तो एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया है, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, हवा में प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया है, और उसके थ्रू ग्राहक, इधर से ग्राहक आएगा और इधर से तो बायर आएगा, उधर से सेलर आएगा, दोनों को मीट कराऊंगा और बीच में मेरा कमीशन ले लूंगा, और मैं हवा में हूँ पूरा, जिस तरह से फ्लिपकार्ट या अमेजोन का है। तो एसेट लाइट मॉडल है, खुद के पास, इनके पास कोई इन्वेंट्री नहीं है, तो इन्वेंट्री से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है वो सारी हेडेक इनकी खत्म है। दूसरी चीज नेटवर्क इफेक्ट। नेटवर्क इफेक्ट क्या होता है, देखिए आप जो है ना वो उस जगह जाएंगे, या कोई भी व्यक्ति है ना वो उस जगह अपने माल को बेचेगा, मंडी है जैसे मान लीजिए, तो आप जितनी बड़ी सब्जी मंडी में जाएंगे उतने ही आपको जो है ना ज्यादा व्यापारी दिखेंगे, क्योंकि जितने ज्यादा ग्राहक आएंगे उतने ज्यादा व्यापारी आएंगे, और जितने व्यापारी आएंगे उतने ज्यादा ग्राहक आएंगे, तो इसको नेटवर्किंग इफेक्ट बोलते हैं। तो अगर एक प्लेटफॉर्म ऐसा हुआ जो अच्छा खासा प्लेटफॉर्म है, जिसकी जो रेपुटेड प्लेटफॉर्म है, उस पर अगर ग्राहकों का ट्रैफिक ज्यादा आ रहा है तो वहां पर ज्यादा लिस्टिंग होगी, और लिस्टिंग के ये कंपनी पैसा चार्ज करती है, और जितनी ज्यादा लिस्टिंग होगी, ठीक है, उतनी ज्यादा ग्राहकों को वैरायटी मिलेगी तो ग्राहक और आएगा। तो ये नेटवर्किंग इफेक्ट इस कंपनी का दूसरा एडवांटेज है। अगर इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये 500 से ज़्यादा फिजिकल लोकेशन में ऑल ओवर इंडिया में प्रेजेंट है। फिजिकल लोकेशंस भी इनकी है, जैसे श्री राम मॉल हुआ, तो इस तरीके जो इनकी फिजिकल लोकेशन भी है। 10 करोड़ से ज़्यादा इनके ऐप डाउनलोड्स हैं, 10 करोड़ से ज़्यादा, और 8 करोड़ इनके मंथली विजिटर आते हैं। इसमें 95% जो है ऑर्गेनिक विजिटर होते हैं। अब ये 95% ऑर्गेनिक विजिटर का क्या मतलब, ऑर्गेनिक विजिटर का मतलब ये कि ये अपना ऐड भी करते हैं। ये जो कार ट्रेड टैग है ना, ये गूगल की मदद भी लेते हैं, ताकि गूगल जो है ना वो इनको प्रायोरिटी से इनको दिखाए। जैसे ये डीलर्स की लिस्टिंग करते हैं, ऐसे गूगल भी इनकी लिस्टिंग करता है, क्योंकि गूगल के पास जाके ये अपना एडवर्टाइजमेंट कराते हैं कि भाई कोई ग्राहक अगर ढूंढ रहा हो तो मेरे वेबसाइट पे पहले भेजना। तो 95% ये जो ऑर्गेनिक विजिटर है ना, इसका मतलब ये है कि बिना किसी एक्सटर्नल मदद के
ये डायरेक्टली इस साइट पर आते हैं क्योंकि ये इसकी ब्रांड, मतलब मैं डायरेक्टली ये कहता हूं कि कार ट्रेड पहले, जैसे अगर मैं सर्च इंजन में डालूं गूगल में, तो कार ट्रेड न्यू कार इन मुंबई प्राइस, अगर मैं ये डालूं तो मतलब ग्राहक खुद जो है ना वो इनकी वेबसाइट पर पहुंचता है ऑर्गेनिकली, बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के, बिना किसी एडवर्टाइजमेंट वाली हेल्प के, वो इनकी ब्रांड की स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिखाता है। अब कंपनी की अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं, देखिए वो पहले हम पूरे जो वीडियो है उसमें डिस्कस कर चुके, असेट लाइट मॉडल है, कोई इन्वेंट्री इनके पास नहीं है। दूसरी बात ये डेट, मिनिमल डेट और कैश रिच कंपनी है, ये इसके लिए अच्छी बात भी है और बुरी बात भी, वो कैसे वो आगे जिक्र करेंगे। एक्सपीरियंस मैनेजमेंट इस कंपनी का है। अब ये जो मैनेजमेंट है इसमें जो विनय विनोद सांघी साहब जो हैं, ये 30-35 साल से ये गाड़ियों के बिजनेस में है, और ये जो व्यक्ति है यही इस कंपनी के पीछे ब्रेन है। ये जो कार ट्रेड है ना, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग ब्रांड है और फुल सर्विस एरिना में पूरी सर्विस, यानी पूरी वैल्यू चेन जो है, ग्राहक ढूंढने से लेके उसके पुरानी गाड़ी अगर हो जाए उस ग्राहक की, तो वहाँ वहाँ बेचने तक ये सारे काम ये करते हैं। वीकनेस की बात ये है कि देखिए, एक क्या है कि इनके इतने सारे ब्रांड हो गए, कार ट्रेड टेक एक हो गया, इसमें कार वाले हो गया, बाइक वाले हो गया, कार वाले एबश्योर हो गया, फिर उसके बाद श्रीराम ऑटोमॉल होगा, कार ट्रेड एक्सचेंज हो गया, एड्रॉइट ऑटो हो गया, तो इससे क्या डाइल्यूट हो जाता है प्लेटफॉर्म, ब्रांड रिकॉल नहीं कर पाता आदमी। दूसरी बात ये डिपेंडेंस ऑन डीलर से, डीलर के ऊपर डिपेंडेंट है, डीलर लिस्टिंग कराएंगे तो इनका काम चलेगा। फिर जैसे मैंने बताया हाई कॉम्पिटिटिव राइवलरी है, ये प्लेटफॉर्म जो है ना क्रिएट करना इतना मुश्किल नहीं है भाई। कोई भी जो अगर अच्छी खासी कोई पैसे वाला व्यक्ति हो, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर टाटा ये सोच ले कि मैं इस बिजनेस में आना चाहता हूँ, ये जो कार के जिस तरह का बिजनेस मॉडल कार ट्रेड टेक है, तो एक वेबसाइट ही तो बनानी है उसको, या एक प्लेटफॉर्म ही तो बनाना है, उनकी कैपेसिटी है इस तरह की कि वो बना सकते हैं। तो कॉम्पिटिटिव राइवलरी जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। फिर क्या है, OLX जो है ना उसका मोनेटाइजेशन नहीं हुआ है। दूसरी बात, इनके पास कैश पड़ा हुआ है, ग्रोथ फेज में कंपनी है, कैश पड़ा हुआ, कैश का इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं, और यही कारण है कि इनका जो ROE मार्जिन बहुत हाई है, मार्जिन लगभग 30% का मार्जिन है इनका, लेकिन जो ROE है ना वो बेसिकली वो करीब करीब 10% का ही ROE है, और उसका कारण ये कि इनके पास आइडल कैश है, उसको ये लगा ही नहीं पा रहे, और कंपनी है ग्रोथ फेज में। खैर, मार्केट कैप की बात करूं, 13,500 करोड़ का मार्केट कैप है, ROE जैसे मैंने बताया 10% है, डेट टू इक्विटी नेग्लिजिबल है, हर 100 रुपए की इक्विटी पर कोई 6 रुपए का कर्जा है, पी जो है वो 57 का है, FII के पास जो है वो 54% है जून के क्वार्टर में, और पिछले क्वार्टर के मार्च के क्वार्टर के कंपैरिजन में 6% इनका स्टेक FII का डाउन हुआ है, और वो जो 6% है वो 4% DII ने लिया है और 2% पब्लिक ने लिया है। तो DII के पास जो होल्डिंग है वो 16% है और पब्लिक के पास 30% है, प्रमोटर होल्डिंग है नहीं। अगर वीडियो को समराइज करूं तो देखिए काफ़ी अच्छी कंपनी है ये, और एक प्लेटफॉर्म कंपनी में जैसे जैसे रेवेन्यू बढ़ता है वैसे वैसे उस कंपनी की जो मार्जिन बढ़ते हैं। अगर ये अपना जो कैश है ये प्रॉपरली डिप्लॉय कर सकें और OLX को मोनेटाइज कर सकें, तो एक डायरी में नोट करने लायक ये कंपनी है। और पेशेंटली एक इन्वेस्टर का जो सबसे बड़ा गुण होता है वो होता है पेशेंस, तो पेशेंटली इस कंपनी को वॉच करें। जब भी आपको एक ठीक ठाक सा मौका मिले तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछें और ये डिसाइड करें कि आपको क्या करना है, खरीदना है, बेचना है या कुछ नहीं करना है। मेरी इस शेयर में या किसी अन्य शेयर में खरीदने या बेचने की कोई राय नहीं है। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।